हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और हमें हेल्प कर सकते हैं कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करके इस लिंक पे जाके। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इसमें हम लोग देखेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज कब करती है, कैसे डाइवर्ज करती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आज जो हम लोगों ने फिजिक्स बाय आईआईटियंस टेलीग्राम चैनल पे जो क्विज क्वेश्चंस डाल दिए थे, हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज जो कि इनफाइनाइट तक जा रही होती है, जैसे कि हम इसके nth टर्म को un से अगर इंडिकेट कर रहे हैं तो इसके डिफरेंट टर्म्स होंगे u1, u2, u3 एंड un तक। और हम इसका सम करें तो हमें इन सारे टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। तो देखना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या नहीं। कन्वर्ज का मतलब है कि इसका जो सम होगा वो एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए जब n हमारा इंफिनिटी की तरफ टेंड करे। तो अगर ऐसा होता है कि जो समय है इसका पूरी सीरीज का वो इनफाइनाइट, n को इनफाइनाइट ले जाने पर फाइनाइट होता है, तो इसे कन्वर्जेंट सीरीज बोलते हैं। और अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर सम हमारा इन्फिनिटी हो जाता है तो उसे हम डाइवर्जेंट सीरीज बोलते हैं। लेकिन अगर उसका नेचर हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो कभी फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो ऐसी सीरीज को हम ऑसिलेटरी सीरीज बोलते हैं। ओके, जैसे कि ये सीरीज है 1/4, 1/9, 1/16। अब आप देखोगे कि धीरे धीरे जो नीचे 1 के नीचे का जो फैक्टर है वो बढ़ता जा रहा है और इसलिए जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। 1 अब 1/4 है तो और कम हो गई, 1/9 तो और कम हुई। इस तरीके से सीरीज की वैल्यू कम होती जा रही है और ये सीरीज एक कन्वर्जेंट सीरीज का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप इस सीरीज को देखोगे 3, 5, 7, 9, तो इसमें क्या हुआ कि हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ज्यादा है। तो जब नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ज्यादा होगा तो इस सीरीज की ओवरऑल जो सम है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। तो ये एक डाइवर्जेंट सीरीज का एग्जांपल है। और कुछ सीरीज हो सकती हैं। अब जैसे एक सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4, ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हम चेक करना चाहते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे। सम का फॉर्मूला होता है n + 1/2। और सम को आप अगर जब n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराएंगे तो ये सम आपका इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब ये एक डाइवर्जेंट सीरीज का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखिए 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। तो बेसिकली इस सीरीज का जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का सम अगर आप करोगे तो ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफिनिट टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो Sn आपका हो जाएगा 2। तो जब n आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो आपका जो सम है वो 2 है, एक फिक्स वैल्यू है, एक फाइनाइट नंबर है। तो इसका मतलब ये सीरीज एक कन्वर्जेंट सीरीज का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं इस सीरीज में। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2। इस तरीके से हम 2 को प्लस और माइनस कंज्यूकेटिवली करते जा रहे हैं इनफिनिट तक। अब अगर आप इस सीरीज के इवन नंबर ऑफ टर्म्स रखोगे, जैसे आपने 2 टर्म रखे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपने 4 टर्म्स रखे तो फिर से कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर आप इसके इवन नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करते हो तो आपका जो सम है वो 0 आएगा। लेकिन अगर आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे तो ये सम आपका 2 हो जाएगा। तो इस सीरीज के सम 2 हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि n आपका इवन है या फिर n आपका ऑड है। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सीरीज। ऑसिलेटरी क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो ऑसिलेट कर रहा है, उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। एक बार वो 0 हो रहा है तो एक बार वो 2 हो रहा है। प्रीवियस जो सीरीज थी उनमें हमारा वैल्यू या तो इन्फिनिटी जा रही थी या फिर उसकी वैल्यू फिक्स आ रही थी। जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में उसकी वैल्यू 2 थी और एपी के केस में उसकी वैल्यू इनफाइनाइट थी। तो इस सीरीज को हम डाइवर्जेंट बोल रहे हैं, इस सीरीज को हम कन्वर्जेंट बोल रहे हैं और ये हमारी ऑसिलेटरी सीरीज का एग्जांपल है। तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके की सीरीज हो सकती हैं, कैसे कन्वर्जेंट होता है, कैसे डाइवर्जेंट होता है। तो अब हम चेक करेंगे कि कैसे हम किसी सीरीज में वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ये चीज पता लगाएं। देखिए ये मान लीजिए एक आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है a r² r³ इस तरीके से जा रही है। तो ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी अगर r आपका 1 से छोटा है। मॉड ऑफ r मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, r पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा है या 1 के बराबर भी है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। लेकिन अगर r की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करेगी तो ये सीरीज ऑसिलेटरी होगी, उसकी वैल्यू ऑसिलेट करेगी। जैसे अगर आप r की वैल्यू -1 रखेंगे
तो सीरीज हो जाएगी आपके पास 1 -1 +1 -1, तो फिर से ऑसिलेट कर रही है 0 और 1 के बीच में। ओके, अब हम कैसे टेस्ट करेंगे किसी कन्वर्जेंस सीरीज का, ये हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो अगर हमारा nth टर्म un है, तो अगर हम n को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं और un आपका 0 नहीं है, मतलब वो कुछ एक फाइनाइट नंबर है, तो ऐसी सीरीज को हम डाइवर्जेंट सीरीज बोलेंगे कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लेकिन आपका un आपका जो है वो 0 नहीं हो रहा है, वो कुछ एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। इसी तरीके से एक p सीरीज का कन्वर्जेंस फॉर्मूला होता है, जैसे आप लिख रहे हो 1/1 की पावर p, 2 की पावर p, 3 की पावर p, इस तरीके से आपकी एक सीरीज चल रही है जिनके पावर्स आप बढ़ाते जा रहे हो। अब ये p आपका 1 से बड़ा भी हो सकता है और p आपका 1 से छोटा भी हो सकता है। अब अगर आपका p 1 से बड़ा हुआ तो ये जो नीचे के टर्म्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये सीरीज एक कन्वर्जेंट सीरीज का एग्जांपल हो गया। लेकिन अगर p हमारा 1 से छोटा हुआ, तो जब हम किसी चीज को 1 से छोटा रखेंगे तो 1/1 से छोटा या फिर 1/2 से छोटा, 2 की पावर आप मान लीजिए 0.5 रखते हैं, तो ये जो वैल्यूज हैं वो कंसेक्यूटिवली बढ़ती जा रही हैं और ये सीरीज एक डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि बस p जो पावर है वो अगर हमारा 1 से बड़ा है तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है, और ये p अगर हमारा 1 से छोटा है तो ये डाइवर्जेंट सीरीज है। और भी हम एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी दो सीरीज हैं, उसके एक un सीरीज है और एक vn सीरीज है, उनका सम आप सम ऑफ un से लिख रहे हो और सम ऑफ vn से लिख रहे हो, और मान लीजिए आप un/vn की लिमिट फाइंड आउट करते हो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, और ये एक कांस्टेंट नंबर k आती है, मान लीजिए कोई फाइनाइट नंबर k आ गया। अब इससे डिसाइड होता है कि un और vn का जो नेचर है वो एग्जैक्टली सेम होगा। अगर un कन्वर्ज कर रही है तो vn भी कन्वर्ज करेगा, अगर un डाइवर्ज कर रही है तो vn भी डाइवर्ज करेगा। ये दोनों एक आपस में लिंक्ड हो जाएंगी। मतलब हमने क्या किया, दो सीरीज हैं, एक un सीरीज और एक vn सीरीज, हमने उन दोनों का रेशियो करके लिमिट फाइंड आउट की। अगर लिमिट एक फाइनाइट नंबर आती है तो दोनों सीरीज या तो साथ में ही कन्वर्ज करेंगी, साथ में ही डाइवर्ज करेंगी। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, मान लीजिए एक सीरीज है 1/1.2.3 प्लस 3/2.3.4 प्लस 5/3.4.5, इस तरीके से हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका अगर आप nth टर्म लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 2n-1 अपॉन नीचे n, n+1, n+2, तो दिस विल बी द nth टर्म। आप चाहें तो n² कॉमन ले सकते हैं और इस पूरी इक्वेशन में nq/nq से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सीरीज आपकी हो जाएगी 1/n², 2 - 1/n अपॉन 1 + 1/n, और ये हो जाएगा 1 + 2/n। तो ये आपका यूनिट टर्म हो गया। अब यहाँ पे जो 1/n² है उसको हटाने के लिए मान लीजिए हम मान लेते हैं vn हमारा 1/n² है। तो अगर हम लिमिट फाइंड आउट करें un/vn, तो un/vn की लिमिट हो जाएगी, यहाँ से 1/n² कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 1/n, 1 + 1/n, 1 + 2/n। n जब आप इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो ये टर्म 2/n टर्म, 1/n टर्म सब 0 हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 2। तो बेसिकली un और vn का जो रेशियो है वो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है 2। इसका मतलब जैसा नेचर आपका vn का होगा वैसा ही नेचर un का होगा, और vn हमें दिख रहा है कि ये एक क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। जैसा कि हम लोगों ने इस कंपैरिजन टेस्ट में यहाँ पे देखा था कि अगर p हमारा 1 से बड़ा होता है तो ये कन्वर्जेंट सीरीज होती है, और इसमें क्या है, p आपका 2 है, 1 से बड़ा है, ये सीरीज आ रही है 1/1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, तो जो पावर है वो 2 है, और इसीलिए ये vn हमारी कन्वर्जेंट सीरीज है। अब क्योंकि vn कन्वर्जेंट सीरीज है तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि दोनों ही कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो vn कन्वर्जेंट है तो हमारी जो ये सीरीज है ये भी एक कन्वर्जेंट सीरीज का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंपैरिजन टेस्ट का यूज किया कि दो सीरीज थी un और vn, हमें un के बारे में नहीं पता है लेकिन vn के बारे में पता है, तो हम लोगों ने क्या किया, vn की कन्वर्जेंट कंडीशन को यूज करके un की कन्वर्जेंट कंडीशन को भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, इसी का एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी सीरीज है 1 की पावर log x, 2 की पावर log x, 3 की पावर log x, मतलब n की पावर log x इसका एक nth टर्म्स है। अब आप चेक करना चाहते हो कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है, आप क्या कर सकते हैं, log x को नीचे ले जा सकते हैं, तो इसे कह सकते हैं 1/1 की पावर माइनस log x, 2/2 की पावर माइनस log x, कोई पावर अगर नीचे जाती है तो नेगेटिव टर्म्स हो जाता है।
तो इस तरीके से आप इस सीरीज को लिख सकते हैं। मान लीजिए हम माइनस लॉग एक्स को पी मान लेते हैं, जो हमारी पी सीरीज थी। तो ये सीरीज ऐसे हो जाएगी 1/1 की पावर पी प्लस 1/2 की पावर पी प्लस 1/3 की पावर पी, इस तरीके से। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हम इस सीरीज को कन्वर्जेंट करना चाहते हैं तो पी हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। पी 1 से बड़ा होने का मतलब माइनस लॉग एक्स हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। इस माइनस को आप अंदर ले जा सकते हो, तो इसे आप कह सकते हो लॉग ई बेस 1/x, और इस 1 को आप कह सकते हो लॉग ई। तो बेसिकली log e 1/x शुड बी ग्रेटर देन log e। तो यहां से आप कह सकते हैं 1/x e से बड़ा होना चाहिए, तो x हमारा 1/e से छोटा होना चाहिए। तो अगर x की वैल्यू 1/e से छोटी है तो ये सीरीज एक कन्वर्जेंट सीरीज का एग्जांपल हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सीरीज हमारी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। तो ये कंपैरिजन टेस्ट हमारा बहुत हेल्प आता है कि हमें पहले तो ये सीरीज देखनी है। अगर हमारी p 1 से बड़ी है तो हम उसे कन्वर्जेंट कहते हैं, p अगर हमारा 1 से छोटा है तो उसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड होता है किसी कन्वर्जेंट सीरीज को निकालने का, इसे हम कहते हैं रेशियो टेस्ट। हम क्या कर रहे हैं, किसी सीरीज के एक nth टर्म का और एक n+1 टर्म का रेशियो निकालते हैं और उसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, un+1/un हमने रेशियो लिया और उसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। तो ये जो लिमिट है, अगर ये लिमिट 1 से छोटी आती है तो उसको हम कहेंगे कन्वर्जेंट सीरीज, और यही लिमिट अगर 1 से बड़ी आती है तो इस लिमिट को या फिर इस सीरीज को हम कहेंगे डाइवर्जेंट सीरीज। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सीरीज के दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लिया और उसकी लिमिट फाइंड आउट की, और लिमिट अगर 1 से छोटी है तो कन्वर्जेंट, लिमिट अगर 1 से बड़ी है तो डाइवर्जेंट। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर ये लिमिट 1 हो गई तो लिमिट 1 होने पर ये टेस्ट हमारा फेल हो जाता है और इसको हम यूज नहीं कर सकते, हमें कोई और मेथड कन्वर्जेंट सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए निकालना पड़ेगा। ओके, दूसरा टेस्ट होता है गॉस टेस्ट। गॉस टेस्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट है। ये कह रहा है कि अगर हमारा un/un+1 का जो रेशियो है, इसमें कोई लिमिट नहीं निकाल रहे हैं, तो सिंपली बोल रहा है कि अगर un जो nth टर्म है और n+1 टर्म है, उनका रेशियो अगर अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा अपॉन n स्क्वायर की फॉर्म में है तो उस सीरीज को हम कन्वर्जेंट सीरीज बोलेंगे अगर हमारा जो अल्फा है वो 1 से बड़ा है। साथ में इसी को हम डाइवर्जेंट सीरीज बोलेंगे अगर हमारा अल्फा 1 से छोटा है। तो पहली कंडीशन तो हम अल्फा के बेसिस पर ट्राई कर रहे हैं इस ऐसी गॉस टेस्ट की फॉर्म में, कि अगर हमारी un/n+1 इस फॉर्म का होता है तो अगर अल्फा 1 से बड़ा हुआ तो ये कन्वर्जेंट सीरीज होती है, अगर अल्फा 1 से छोटा हुआ तो ये डाइवर्जेंट सीरीज होती है। लेकिन अगर अल्फा 1 हो गया तो 1 होने पर तो हम फर्स्ट कंडीशन को यूज नहीं कर सकते, तो अल्फा 1 होने पर हम कंडीशन चेक करेंगे बीटा के बेसिस पर कि अगर बीटा 1 है तो ये कन्वर्जेंट होगी, अगर बीटा 1 से छोटा है या बराबर है तो ये डाइवर्जेंट सीरीज होगी। तो यहाँ पे हम अल्फा और बीटा के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि सीरीज का नेचर क्या है, कोई लिमिट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन क्या है कि हम un/un+1 को इस फॉर्म में लिख सकें। नेक्स्ट कंडीशन, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज है जिसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ऐसी सीरीज जिसके साइन कॉन्जिक्यूटिवली चेंज हो रहे हैं, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, जैसे कि u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6। तो कॉन्जिक्यूटिवली साइंस हम चेंज कर रहे हैं। तो इस सीरीज का कन्वर्जन चेक करने के लिए हम एक लेवरेंज रूल यूज कर सकते हैं। ये रूल कहता है कि each term is numerically less than its preceding term, मतलब हर टर्म उसके पुराने वाले जो पीछे का जो टर्म था उससे छोटा होना चाहिए। जैसे हम लिख रहे थे 1, 1/4, 1/9, तो 1/4 हमारा 1 से छोटा था, फिर 1/9 हमारा 1/4 से छोटा था। तो कंसेक्यूटिवली जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो पुराने वाले टर्म से छोटा होना चाहिए, ये इसकी पहली कंडीशन है। फिर हम देखेंगे कि जो un है उसकी लिमिट अगर हम n टेंडिंग टू इंफिनिटी करें तो वो 0 आनी चाहिए। पहले तो लिमिट 0 आनी चाहिए और दूसरा कोई टर्म उसकी प्रीवियस वाले टर्म से छोटा होना चाहिए। ओके, जैसे मान लीजिए आपको इस सीरीज का कन्वर्जेंट कैलकुलेट करना है। इस सीरीज में क्या है, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है -1 की पावर n, n/n²+1। अब इस -1 की पावर n का मतलब है अगर n 1 है तो ये नेगेटिव देगा, n अगर 2 है तो ये पॉजिटिव देगा, 3 पे नेगेटिव देगा।
मतलब n की ऑड पावर्स पे नेगेटिव देगा और n की इवन पावर्स पे ये पॉजिटिव देगा, तो ये साइन अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये लेवरेंज रूल को फॉलो करके हम कैसे इसका कन्वर्जेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि एक टर्म उसके प्रीवियस टर्म से छोटा होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये होगा 1/1² + 1 मतलब 1/2। अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2/4 + 1 दैट इज 2/5। तो 2/5 1/2 से छोटा है, तो उसका मतलब हर टर्म उसके प्रीवियस टर्म से छोटा आ रहा है। तो पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई कि ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म। अब हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है। ये हमारा un है, तो इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट क्या होगी? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n/n² + 1। अगर हम इस पूरी इक्वेशन में n से डिवाइड कर दें तो देखिए ये 1/n है, तो लिमिट आप इंफिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर इस n में लिमिट इंफिनिटी रखोगे तो फिर से 0 हो जाएगा। तो इसकी लिमिट भी 0 आ रही है। तो ये इसने दोनों कंडीशंस को आसानी से सेटिस्फाई किया। तो इसका मतलब ये सीरीज हमारी कैसी है? ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है। अब आती है, अभी तक हम जो सीरीज ले रहे थे उसके सारे टर्म्स n के बेसिस पर डिफाइन हो रहे थे, उसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ था। हर जगह पे आप देख सकते हैं, हर जगह पे हम n को यूज कर रहे थे। लेकिन अगर हमारी कोई सीरीज पावर सीरीज है, पावर सीरीज का मतलब ऐसी सीरीज जिसमें कोई वेरिएबल x की पावर समथिंग हो रही हो, जैसे कि a0, a1x, a2x², तो कंजिक्यूटिवली x की पावर्स बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी सीरीज का कन्वर्जेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम जो रेशियो टेस्ट पढ़ा था, अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसका un लिखेंगे। un क्या हो जाएगा? an x to the power n। un + 1 क्या हो जाएगा? an + 1 x to the power n + 1। इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो un + 1/un की लिमिट हमने कैलकुलेट की। अब ये लिमिट मान लीजिए आपकी आ जाती है k। तो जब लिमिट k आएगी, अब k के साथ में हमारा एक x टर्म भी आ रहा होगा, तो हम देखेंगे कि अगर ये kx 1 से छोटा हुआ तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर ये kx 1 से बड़ा हुआ तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी, जो कि हम लोगों ने रेशियो टेस्ट में फाइंड आउट भी किया था। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए एक सीरीज है आपके पास, समेशन n = 1 to infinity -1 की पावर n x + 1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n into n²। इसका अगर आप un लिखोगे, ये एक तो x की पावर में ये चेंज हो रही है, तो हमें इसको रेशियो टेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो हम un को लिख सकते हैं -1 की पावर n। ये जो पूरा टर्म है ये un ही है। हम लिखेंगे un + 1/un की लिमिट कैलकुलेट करेंगे। un + 1 को कह सकते हैं -1 की पावर n + 1 x + 1 की पावर n + 1 अपॉन 2 की पावर n + 1 और n² को कह सकते हैं n + 1 का होल स्क्वायर। साथ में हमें un से डिवाइड करना है, तो नीचे वाले टर्म ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले टर्म नीचे आ जाएंगे, तो हो जाएगा 2 to the power n n² अपॉन x + 1 का पावर होल n। इसको सिंप्लीफाई करके आप कह सकते हो x + 1/2 n + 1 का होल स्क्वायर इंटू n², और इसको आप कह सकते हो x + 1/2। तो ये लिमिट आपकी x + 1/2 आ जाएगी। -1 को मैंने मॉड के हिसाब से चेंज हटा दिया है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये सीरीज हमारी, जिसका ये लिमिट हमारी x + 1/2 आई है, ये कन्वर्जेंट होनी चाहिए। और कन्वर्जेंट की हमारी कंडीशन क्या थी कि इसका मॉड 1 से छोटा होना चाहिए। तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ x + 1/2 शुड बी लेस देन 1। तो मॉड ऑफ x + 1 शुड बी लेस देन 2। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो मॉड के अंदर की वैल्यू है, मॉड्यूलेशन के अंदर की वैल्यू, ये अगर यहाँ पे लेस का साइन है तो ये -2 और 2 के रेंज के बीच में होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं x + 1 शुड बी बिटवीन -2 and 2। तो -1, ये 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, और 1 को इधर लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपकी -3 और 1 के बीच में लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही किसी स्टूडेंट ने पूछा था। ये भी एक पावर सीरीज है जिसमें हमारी -1 की पावर n n² x to the power n चल रहा है। पूछा है कि ये x की किस रेंज के लिए कन्वर्जेंट होगी। तो हम un लिख सकते हैं -1 की पावर n n² x to the power n। फिर हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे un + 1/un, और इस लिमिट में हम जब फाइंड आउट करेंगे तो un + 1 को कह सकते हैं n + 1 का होल स्क्वायर x to the power n + 1। ऐसे ही un को कहेंगे n² x to the power n, और इस लिमिट को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये n आ जाएगी। तो ये लिमिट जैसे ही n x आ जाएगी, और इसके कन्वर्जेंट होने के लिए इसका मॉड्यूलस 1 से छोटा होना चाहिए। तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ x शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ से कह सकते हैं x शुड बी
ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, मतलब ये -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में सब में यही है, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, बस कहीं पे इक्वल का साइन है, कहीं पे इक्वल का साइन नहीं है। तो इसका मतलब हमें इस सीरीज को -1 और 1 पर भी चेक करना पड़ेगा। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये सीरीज हो जाएगी -1 की पावर n स्क्वायर, और n की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे ये सीरीज क्या हो रही है, नेक्स्ट टर्म बढ़ता जा रहा है, और ये सीरीज डाइवर्जेंट हो रही है, क्योंकि हर टर्म प्रीवियस टर्म से ज्यादा आ रहा है मैग्नीट्यूड में। पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 25 आएगा। उसी तरीके से आप x की वैल्यू -1 रखोगे तब भी हर टर्म प्रीवियस टर्म से अमाउंट में ज्यादा होता जा रहा है, तो जो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप जब करोगे तो वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा। इसलिए ये सीरीज x इक्वल टू 1 और -1 पर डाइवर्जेंट होगी। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कब ये कन्वर्जेंट होगी, तो जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करे, लेकिन 1 और -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी इसी कन्वर्जेंट सीरीज का ही एग्जांपल है जो हम लोग ये पावर सीरीज पढ़ रहे हैं। उसी में देखिए x - x² / 2² प्लस x³ / 3² माइनस x4/4², इस तरीके से सीरीज चल रही है। इसका अगर आप nth टर्म लिखोगे तो आप लिख सकते हैं -1 की पावर n - 1 x टू द पावर n अपॉन n²। un+1 लिखोगे तो n की जगह पे आप n+1 कर दोगे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। फिर हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो की लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने पे हमें आ रहा है -x। अब हम चेक करेंगे कि इसका मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए। तो कन्वर्जेंट के लिए हम लिखेंगे mod ऑफ x वुड बी लेस देन 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x की रेंज -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। अब हम चेक करेंगे कि x अगर 1 है तब क्या होगा और x अगर -1 है तब क्या होगा। तो अगर हम x1 पुट करते हैं तो ये सीरीज को हम लिख सकते हैं 1 - 1/2² प्लस 1/3²। तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है, क्योंकि इसमें जो पावर है वो 2 है, जो हम लिख रहे थे ना 2 की पावर p, तो जो p है वो हमारा 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंट सीरीज का एग्जांपल है। उसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो ये सीरीज इस तरीके से हो जाएगी। इसमें भी p हमारा 2 है, तो ये भी एक कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इसका मतलब ये 1 और -1 पर भी कन्वर्ज कर रहा है। तो x की रेंज हमारी यहाँ से आई थी -1 और 1 के बीच में, यहाँ से आई 1 और -1 भी हो सकते हैं। तो ये -1 x will be greater than equal to -1 less than equals to 1 होगा। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जो डिस्कस किया है। सबसे पहले पावर सीरीज हमने डिस्कस किया, उसके लिए हमने रेशियो टेस्ट यूज किया। रेशियो टेस्ट क्या था कि अगर हमारे un+1/un का रेशियो हम निकालते हैं k, तो वो लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट कहते हैं, वो ग्रेटर देन 1 है तो उसे डाइवर्जेंट कहते हैं। फिर एक टर्म था हमारा p सीरीज कि अगर हम पावर देख रहे हैं तो ये p अगर हमारा 1 से बड़ा है तो उसे कन्वर्जेंट कहते हैं, अगर ये 1 से छोटा है तो उसे डाइवर्जेंट कहते हैं। ये गॉस टेस्ट था। अगर हम किसी सीरीज को इस के nth टर्म और n+1 टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अल्फा के बेसिस पे और बीटा के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ओके, अब हम आज के जो क्विज में क्वेश्चंस हमने दिए हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस x² + y² + z² = 3, ये एक स्फीयर की इक्वेशन है। इस स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर एट पॉइंट 111 पर जो नॉर्मल है, जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, उसकी आपको वेक्टर फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये आपका एक स्फीयर जा रहा है इस तरीके से, ये आपका मान लीजिए 111 पॉइंट है, तो यहाँ पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल जो वेक्टर होता है उसे हम ग्रेड एफ कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ दैट कर्व। अगर किसी कर्व का ग्रेडियंट हम किसी पॉइंट पर निकाल दें तो वो उस पॉइंट पर उसके नॉर्मल वेक्टर को बताता है। तो हम एन वेक्टर निकाल सकते हैं। ये जो एन वेक्टर है सिंपली ग्रेडियंट कैलकुलेट करके, ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई कैप डेल वाई डेल एक्स ऑफ एफ प्लस जे कैप डेल वाई डेल वाई ऑफ एफ एंड प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड ऑफ एफ। जब हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एन वेक्टर आ जाएगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। जेड की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 हम पुट करेंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। लेकिन हमसे पूछा गया है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। पूछा गया है ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं।
तो ए की वैल्यू क्या होगी? लीनियरली डिपेंडेंट हम लोगों ने देखा था कि अगर हम किसी एक वेक्टर को सम ऑफ अदर वेक्टर्स लिख सकते हैं तो उसे हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर बोलते हैं। अगर 3 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं तो आप सिंपली उन तीनों वेक्टर से एक डिटर्मिनेंट बनाइए, और अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो हम कहते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। इनमें जो वेक्टर v3 है उसमें के डायरेक्शन का जो के डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो a है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो आप वेक्टर देखिए डिटर्मिनेंट कैसे बना सकते हैं, यहाँ से मिलेगा 2 3 2 0 3, जे कैप नहीं है इसमें। उसी तरीके से यहाँ से आप लिखेंगे 1 2 2 और यहाँ से लिखेंगे 5 1 8। जब इसको डिटर्मिनेंट को आप कैलकुलेट करेंगे तो आप सिंपली कह सकते हैं, ये देखिए 2 0 3 1 2 2 5 1 8। डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट किया, इसको 0 के बराबर किया, तो यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 31/4। तो बेसिकली लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स को निकालने के लिए हम सिंपली एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, और उस डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड अगर 0 आता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स को बताता है, अगर वो 0 नहीं आता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को बताता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है d2x/dt स्क्वायर प्लस 1/x d2x/dt का होल स्क्वायर माइनस dx/dt। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये जो दो टर्म्स हैं इनको कंबाइन करके एक छोटी सी फॉर्म लिख सकते हैं कि ये जो दो टर्म्स हैं ये 1/x dy/dt ऑफ x dx/dt है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म्स फिर से आ जाएंगे। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं इस x को यहाँ पे लेके जाऊं तो ये हो जाएगी dy/dt ऑफ x dx/dt माइनस x dx/dt। तो अगर हम x dx/dt को मान लीजिए y मान लेते हैं तो ये इक्वेशन को आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं dy/dt माइनस इस पूरे टर्म को y कह रहे हैं तो dy/dt माइनस y इक्वल्स टू 0। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम या तो वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हैं क्योंकि y नीचे आ जाएगा, dt उधर चला जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर t। y हमें पता है x/dt है, तो फिर से हम y की जगह पे x dx/dt लिख देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू c1 e टू द पावर t। फिर से हम वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म का मेथड लगाएंगे और हम इसको सॉल्व करके कह सकते हैं x²/2 इज इक्वल टू c1 e टू द पावर t प्लस c2। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हमें बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं कि t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है और t इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू 1 है। तो इन दो बाउंड्री कंडीशंस को हम अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो हमारी दो इक्वेशंस मिल जाएंगी c1 और c2 की। c1 प्लस c2 विल बी 0 एंड c1e प्लस c2 विल बी हाफ। तो इन दोनों को सॉल्व करके आप c1 और c2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो c1 आपके पास आएगा 1/2 e माइनस 1 एंड c2 आएगा माइनस 1/2 e माइनस 1। अब c1 पता है, c2 पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है, तो हम दोनों c1 c2 यहां पुट करके इस सॉल्यूशन को लिख सकते हैं x²/2 इज इक्वल टू 1/2 e माइनस 1 e टू द पावर t माइनस 1/2 e माइनस 1। आपसे पूछा गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा अगर हमारा टाइम t इज इक्वल टू 2 है। तो अगर हम t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू, ये 2 वाले टर्म्स हमने नीचे कैंसिल कर दिए हैं, e² माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, उसको e² माइनस 1 माइनस कह सकते हैं। यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू e प्लस 1 आ जाएगी। तो x² आपका e प्लस 1 आ रहा है, तो x एट वैल्यू 2 एट टाइम इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ e प्लस 1। so this will be the solution of this differential equation at x equal t is equals to 2। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली कुछ क्विज क्वेश्चंस एंड रिसर्च पेपर्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो वो उनको भी आप वहाँ पे डिस्कशन में डाल सकते हैं। अगर आपको हमारा ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस लिंक पर जाकर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था।